गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। हम इलेक्शन कमीशन कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन को डिफाइन कर लिया था हमने, उसके बाद इलेक्शन कमीशन काम क्या करता है वो भी हो गया था। फिर इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस भी हो गया था। इंडिया के में इलेक्शन कमीशन को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस भी हो गई थी। अब हम थर्ड जो इसका क्वेश्चन बनता है, थर्ड एस्पेक्ट जो है इस यूनिट में, वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, कि अब तक हमने किया था कि इलेक्टोरल सिस्टम कैसे फंक्शनिंग करता है, इलेक्टोरल सिस्टम का प्रोसेस क्या है, या इलेक्टोरल सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में वीकनेस भी है इस इलेक्टोरल सिस्टम की, तो आज हम यही वीकनेस को डिस्कस करेंगे। तो इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, और उसी डेमोक्रेसी के बेस पे हम क्या कहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही करती है। और इसी तरह से अगर हम 17th लोकसभा में माने कि 17th लोकसभा, जैसे मैंने यहाँ एक डाटा लिखा हुआ है कि 17th लोकसभा में 900 अप्रोक्सीमेट है 911 मिलियन वोट डली थी, कि 911 मिलियन वोट डली थी, या लोगों ने वोटिंग की थी लोकसभा के इलेक्शन में 2019 में। लेकिन कंप्लीटली कि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, जबकि वोटिंग का ये जो डेटा दिया गया है ये तो बहुत कम है। तो यही सारी वीकनेस शो करता है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की, या हम जिस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने का जो तरीका है उनकी। तो फर्स्ट वीकनेस क्या है, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी इन इलेक्शंस, कि चुनाव में जो मनी का जो फंडा है वो बहुत बड़ा है, धन की भूमिका बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है ना, जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान क्या है, एक तो कुछ तो लीगल खर्चे होते हैं, कुछ इलीगल खर्चे होते हैं। लीगल खर्चे मीन्स जैसे पंपलेट्स छपवाने, रैलियां करना, या प्रचार प्रसार के लिए मास मीडिया का यूज करना। और इलीगल तरीकों से कैसे यूज किया जाता है, जिसका ब्यौरा भी नहीं दिया जाता इलेक्शन कमीशन को, जैसे वोट खरीदे जाते हैं, शराब बेची जाती है, लोगों को फ्री में पैसे भी बांटे जाते हैं, तो वो सारी चीजें। इसीलिए एक डेटा यहाँ दिया गया है नीचे कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल खर्च लगभग 70,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। कि अनुमानित का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी मेंबर्स या सांसद जीत कर आए थे, उन सांसदों से जब अपने खर्चे का ब्यौरा लिया था, तो ये तो अनुमानित आंकड़ा था, क्योंकि सारा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और इसीलिए अब जो सरकार चल रही है, 17वीं लोकसभा जो चल रही है, उसमें 88% जो सांसद है उनकी प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ से भी ज्यादा है, कि करोड़पति सांसद है। तो ये किस चीज को प्रूव करती है, ये चीज कि जिसके पास पैसा होता है वही इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट है वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ये चीज भी बहुत होती है। और इसी के बेसिस पे रीजनल पार्टियां इतनी पावरफुल हुई हैं कि क्षेत्रीय जो दल है, उन क्षेत्रीय दलों की पहुंच सेंटर तक हो गई है, कि केंद्र की सरकार के निर्माण में भी वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में कास्ट बेसिस पे पार्टियां होती हैं, और अपने क्षेत्र में उनका प्रभुत्व होता है, और वही प्रभुत्व फिर अपने अपने क्षेत्र से वो जीत कर आते हैं, और जो राष्ट्रीय नेशनल पार्टियां हैं उनको समर्थन देके सरकार निर्माण में भूमिका अदा करते हैं और खुद मंत्री पद प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें लास्ट में एक मेंशन की हुई है चीज कि 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में जो बीजेपी की अप्रत्यक्ष जो जीत हुई है, वो किस चीज को दर्शाती है कि कास्ट और रिलीजन बेसिस पे अब वोटिंग्स का या समर्थन घट रहा है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मे बी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली नहीं होता है। अब भी कास्ट और रिलीजन बेसिस पे वोट बहुत डाले जाते हैं। नेक्स्ट है केयरलेसनेस इन प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, कि मतदाता सूचियां जब बनाई जाती है ना, कि सबसे पहले काम क्या करता था इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज
एस्टेब्लिश करके ब्लॉक खंड बनाने के बाद क्या करता था, ये वोटर कार्ड्स बनाए जाते हैं हर इलेक्शन से पहले, और उन वोटर कार्ड्स को अप टू डेट किया जाता है। अप टू डेट का मतलब है तो नए वोट बने हैं या जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं उनके वोट को खत्म करना। तो ये काम इतना सावधानी से नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉमनली ये काम दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जैसे कि टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है किसी दूसरे महकमे के कर्मचारियों की। तो उन्हें एक तरह से माना जाता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक स्कूल टीचर की ड्यूटी लगाई, उसका मेन काम तो टीचिंग करने का है, कि उसे अपनी वहां टीचिंग में भी अपना लेवल मेंटेन रखना है कि उसके बच्चे फेल ना हो जाए, उसे एक्स्ट्रा बर्डन ये ड्यूटी भी दे दी जाती है, तो वो नहीं फॉलो करते हैं इस तरह से कि कई सूचियों में कहीं ना कहीं वीकनेस रह जाती है। और दूसरी इसके साथ, जब वो इन लिस्ट को प्रिपेयर करके भेजते हैं तो जो ऑफिसर्स इनको अपडेट करने का काम करते हैं वो भी इतनी सीरियसनेस से फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी की सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग सबसे ज्यादा इलेक्शन में उसी पार्टी के द्वारा किया जाता है जिसकी सरकार होती है, या फिर जब वोटिंग डे होता है, जैसे स्कूलों में बूथ बनाए जाते हैं तो स्कूल की छुट्टी उस दिन की, या अब तो ये प्रोविजन आ गया है कि इलेक्शन किस दिन होना चाहिए, संडे को या छुट्टी वाले दिन इलेक्शन का, या फिर जिस दिन इलेक्शन है उस दिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी को छुट्टी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों के मतों के अनुपात एवं स्थानों की प्राप्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है कि सीट्स नॉट इन प्रोपोर्शन टू वोट्स। ये कैसे आता है, देखो अब वोटिंग परसेंटेज हुआ 60% हुआ वोटिंग, उस 60 में से किसी भी पार्टी को वोट मिले हैं सिर्फ ये मानो 30-35%, लेकिन उसको उस स्टेट से लोकसभा की सीट मिल गई, जैसे कि हरियाणा में 10 है, उसे सीट मिल गई 9 की। सीट तो जितना पोर्शन था कि 10 को 100% हम मान के चलते हैं, उसमें से उसे 9 सीटें मिल गई, उसे मीन्स हम ये माने कि 80 to 90% के बीच में उसे सीटें मिल गई, लेकिन उसे वोटिंग परसेंटेज तो सिर्फ 37% ही मिला था। तो ये वोटिंग का प्रोपोर्शंस और सीट्स मिलने का प्रोपोर्शंस बहुत डिफर होता है, ये इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस है। और नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ वोटर्स। बेटा ये प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखा करो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, बैकग्राउंड की सारी साउंड सुनती रहती है। एब्सेंस ऑफ वोटर्स का मतलब है कि वोट डालने का में इंटरेस्ट भी नहीं होता, वोट डालने ही नहीं जाते हैं हम, और उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जैसे किसी का वोट बना होता है, जैसे लड़कियों का वोट बन गया तो कईयों का तो शादी के बाद ट्रांसफर नहीं कराते, या हमारा जिस गांव से वोट बना हुआ है अगर हम कहीं बाहर रह रहे होते तो वोट डालने के लिए हमें वहीं जाना पड़ता है, तो हम सोचते हैं इतनी डिस्टेंस कौन कवर करके वहां जाएगा, रहने देते हैं, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो एब्सेंस ऑफ वोटर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वोटिंग जो रहा है वो एक कंपल्शन नहीं है, इंडिया में मैंडेटरी नहीं किया गया है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरह, और हम अपने वोट को इतना कीमती नहीं मानते हैं, क्योंकि अवेयरनेस होने के बाद उस अवेयरनेस की कमी है कि हम अपने वोट को इतना वैल्यूएबल नहीं मानते हैं, उस वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम आता है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव इलेक्शन रूल्स। इलेक्शन रूल्स डिफेक्टिव कैसे हैं, जैसे कि नोटा का प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन ने नोटा का प्रावधान दे दिया कि नोटा को, फिर नोटा का फायदा भी नहीं है, क्योंकि नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तब भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड है कि वो सेकंड नंबर पे जिस उम्मीदवार को वोट मिले हैं उसे घोषित कर सकता है विजयी, या फिर रद्द करवा के दोबारा इलेक्शन करवा सकता है। तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड है, और ज्यादातर मामलों में सेकंड नंबर पे नोटा के बाद जिसको वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। अब तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि नोटा के तहत कहीं चुनाव रद्द किया गया। नेक्स्ट आता है राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने मेंबर्स जीत कर आते हैं, चाहे संसद में आते हो चाहे राज्यों की विधानसभाओं में आते हो, क्रिमिनल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और यहाँ 15, 16 और 17 लोकसभा के इलेक्शन का डेटा दिया हुआ है, जैसे सिर्फ एक का कर लेना, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि 17वीं लोकसभा में
233 सांसद ऐसे आए हैं जिन पर कोई ना कोई केस पेंडिंग है, जिसमें बीजेपी के 116 है, कांग्रेस के 29 और जनता दल के 13, डीएमके के 10 और एआईडीएमके के 9 कि ये वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं जो खुद किसी ना किसी केस में जिनको सजा हो सकती है आगे जाके, कि वो सांसद की, और इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं, इन सबको जब इकट्ठा करते हैं तो 43% निकल कर आता है कि 43% तो क्रिमिनल से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन 43 में से 29 तो वो सांसद है जिन पर बहुत सीरियस क्राइम चार्जेस है, जैसे मर्डर का, डकैती का, फिरौती का, इस तरह के चार्जेस है। तो ऐसा प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन सिर्फ ये है कि अगर किसी का पेंडिंग केस है ना तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। सिर्फ इलेक्शन कौन नहीं लड़ सकता? जिसको 2 या 2 साल से ज्यादा सजा मिल चुकी है। तो इन सब की पेंडिंग से इनको सजा नहीं मिली है तो ये सांसद बन के बैठे हैं। नेक्स्ट आता है जाली वोट की समस्या। जाली वोट क्या होता है? जैसे कोई आदमी मर गया है कि उस गांव की वोटिंग लिस्ट तो अपडेट हो नहीं रखी, उसका वोट अब भी है, कोई दूसरा व्यक्ति अपना भी वोट डाला है, दूसरे का भी वोट डाला है, या बहुत बार जिसका वोट नहीं बना हुआ है उसको, और जिसका वोट बना हुआ है वो आदमी वहां पर अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरे को जिसका नहीं बना हुआ है उससे उसका वोट डलवा लिया जाता है। जरूरी तो नहीं है कि अब वो किसी दूसरे को वोट डालना चाहता हो। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इम्पर्सोनेशन की बहुत ज्यादा है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में, और ये सिचुएशंस ज्यादातर जो बैकवर्ड एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं वहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो वहां पर जबरदस्ती भी ये इम्पर्सोनेशन की करवाया जाता है कि जबरदस्ती भी जाली वोट डलवाए जाते हैं, और कई बार छुपा कर भी जो इलेक्शन कमिश्नर या जो वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे छुपा कर भी ये वोट डलवाए जाते हैं। नेक्स्ट है टू मैनी कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, की चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो मेंबर जीतता है या जो पार्टी जीतती है उसको सीट ज्यादा मिलती है, वोटों का परसेंटेज कम मिलता है। वो यही है उस चीज का कारण, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे खड़े होते हैं जिनकी बाद में जमानत भी जब्त हो जाती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को टोटल वोटिंग का छठा हिस्सा वोट के रूप में नहीं मिलता है उसकी जमानत जब्त होती है। जैसे कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से देख लो, या फिर जैसे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में पहले वो बंदा था, उसको अगर टिकट नहीं मिली वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। तो कैंडिडेट्स एक सीट से बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। जैसे इसमें डाटा दिया हुआ है 17वीं लोकसभा में प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 8040, 8040। जबकि लोकसभा की सीटें कितनी थी? कितनी थी लोकसभा की सीटें? लोकसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है बताओ? कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है लोकसभा की? एनीवन गिव मी रिस्पॉन्स? किसी को नहीं बोलना हो, या मैं ही बोले जा रही हूँ? लोकसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है बेटा? सारे सो गए? लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं टोटल? 10 मैम। अरे लोकसभा की पूरे इंडिया में, वो तो हरियाणा में है ना 10। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 545 मैम। हाँ, इलेक्शन कितनों के लिए होते हैं? कितनों के लिए इलेक्शन हुआ था 17वीं लोकसभा में? बेटा इलेक्शन हुआ था 543 के लिए, क्योंकि 2 जो मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन ये प्रोविजन 550 नहीं है बेटा, ये अंकिता 545 जो सीटें हैं उनमें से 543 का, क्योंकि अब तक ये प्रोविजन था 2 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था,
एंग्लो इंडियंस को। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद ही ये प्रोविजन पारित कर दिया गया था कि एंग्लो इंडियन सदस्यों को खत्म किया जाता है, मतलब मनोनीत करना खत्म किया जाता है। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 545 के लिए ही होगा इलेक्शन, लेकिन 17वीं लोकसभा में इलेक्शन हुआ था 543 सीटों के लिए। तो ज्यादा देखो, अब 543 सीट थी और जितने प्रत्याशियों या जितने नॉमिनीज जो खड़े हुए थे इलेक्शन में वो थे 8040। कितनी ज्यादा है संख्या। तो इसी वजह से जो जीतता है उसको सीटें उस पार्टी को ज्यादा मिलती है लेकिन वोट्स कम मिल पाते हैं। नेक्स्ट है नो प्रोविजन फॉर रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बार जो व्यक्ति चुन लिया जाता है उसे हम वापस नहीं बुला सकते, चाहे वो किसी भी ढंग से काम करे। लेकिन ये प्रोविजन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ना फिलिबस्टर जो प्रोसेस है, फिलिबस्टर प्रोसेस यही है कि अगर 50,000 नागरिक मतदाता एक प्रस्ताव को साइन करके सार्वजनिक स्थान पर लेकर आते हैं तो उस प्रस्ताव को फिर वहां की राष्ट्रीय असेंबली में, नेशनल असेंबली में पारित करवाया जाता है, क्योंकि 50,000 नागरिकों ने सहमति दर्ज कराई है। और पारित होने के बाद जो भी, अगर वो प्रस्ताव ये हो कि हम इस मेंबर को वापस बुलाना चाहते हैं, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है इसके काम से, 50,000 नागरिकों ने साइन कर दिया तो वो वापस आएगा ही आएगा। हाँ बोलो बेटा, किसी को कुछ बोलना है? नेक्स्ट है अत्यधिक राजनीतिक दल, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा है। अब देखो इलेक्टोरल कमीशन ने जो 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 7 तो नेशनल पार्टियां थी, लेकिन नेशनल को छोड़ के जो रीजनल पार्टियां होती है ना उनका प्रभुत्व अपने स्टेट में बहुत ज्यादा था। 59 रीजनल पार्टियां थी। और यहाँ मैंने है ना 7 नेशनल जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय सत्र की जो पार्टियां हैं, उनके नेम भी मेंशन किए हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा नेशनल पार्टियां 8 हो चुकी हैं, क्योंकि मई 2019 में इलेक्शन हुआ था 17वीं लोकसभा का, तब 7 थी। लेकिन जून 2019 में ही एक और पार्टी को राष्ट्रीय सत्र की पार्टी का दर्जा दे दिया गया था और वो थी एनपीपी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। क्योंकि दर्जा प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि उसे 2% सीटें 3 राज्यों से मिलनी चाहिए। दूसरी, उसे अपने राज्य के ही विधानसभा चुनाव में या 3 राज्यों में कुल वोटिंग राइट का 8% या 3 सीटें जो मिल जाती हैं तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। तो एनपीपी जो पार्टी जो जून 2019 में राष्ट्रीय सत्र की पार्टी बनी है, कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें जून 2019 में इसको ये दर्जा प्रदान किया है। तो अब 8 नेशनल पार्टीज हो गई हैं अब लेटेस्ट अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इलेक्शन जब होता है तब फिर से इलेक्शन कमीशन इनकी एलिजिबिलिटी का सर्वे करेगा और तब घोषित करेगा कितने नेशनल है। तो फर्स्ट बीजेपी है, फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फोर्थ है सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, की सीपीआई से ही निकलकर बनी है ये। 1964 में सीपीआई का विभाजन हो गया तो सीपीआईएम बन गई एक में। फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिसको बसपा बोलते हैं, फिर एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ही रीजनल पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसने अब पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन जीता है। और 7th है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, और एक एनसीपी है, ये कांग्रेस से ही निकलकर बनी है। और 8वीं जो जून 2019 में बनी है राष्ट्रीय पार्टी को है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज्यादा हैं, जिससे कि इलेक्शन कमीशन को भी, जैसे जो राष्ट्रीय सत्र की पार्टियां हैं वो लोकसभा का जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको तो चुनाव चिन्ह एक स्थायी है उनके पास,
लेकिन जब ये रीजनल पार्टियां लड़ती हैं तो सारी रीजनल पार्टियों के पास स्थायी चुनाव चिन्ह नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टियां तो लेटेस्ट इलेक्शन के टाइम पे ही बनती हैं। तो चुनाव आयोग को भी चुनाव को व्यवस्थित कराने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है प्रत्याशियों के लिए अधिकतम की एज लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट तो है। लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 25 ईयर्स, राज्यसभा विधान परिषद 30, राष्ट्रपति 35, लेकिन मैक्सिमम कोई बाउंडेशन नहीं कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कोई नहीं की और हमारी पार्लियामेंट ने भी कोई अमेंडमेंट करके कोई नहीं की। तो इस मैक्सिमम बाउंडेशन ना होने की वजह से जितने भी सांसद होते हैं या विधेयक वगैरह जो होते हैं वो वही व्यक्ति रिपीट होते रहते हैं, वही कि रिटायरमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है कि बाकी दूसरी यूथ को आने का। और लास्ट आता है वीकनेस में इलेक्टोरल सिस्टम में यूज ऑफ वायलेंस इन इलेक्शंस के, इलेक्शंस में वायलेंस का यूज बहुत होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, है ना, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते थे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद भी हिंसक घटनाएं हुई। तो हिंसक घटनाएं जब होती हैं तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी अपने आप डाउन आ जाता है, लोग वोट ही नहीं डालने जाते कि उन्हें अपने जीवन का खतरा जहां महसूस होगा वहां वोट डालने कोई नहीं जाएगा। तो ये थी वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की, क्या क्या वीकनेस है भारतीय चुनाव प्रणाली की। अब है उन वीकनेस को दूर करना या उन वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस किए गए हैं। तो 1952 में इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। तो 1952 में इलेक्शन से पहले 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पारित किया गया था और उसके अंतर्गत भी कुछ प्रावधान किए गए थे और बाद में गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारी कमेटीज बना के भी बार बार अमेंडमेंट्स किए गए थे इन रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए। तो फर्स्ट आता है चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को सारे डिसीजन की, इलेक्शन कमीशन एक तरह से इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए सिविल कोर्ट्स की तरह, कि जैसे सिविल कोर्ट्स के डिसीजन को हम कहीं बार्गेनिंग या डिफीट नहीं कर सकते, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये पावर होनी चाहिए कि अगर उसे लगता है कोई सांसद या विधानसभा सदस्य अगर भ्रष्ट है, उसने इलेक्शन में कोई गैर कानूनी काम किया है या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से मुद्दा है तो वो खुद सजा दे सके, या फिर चुनाव की अनियमितता किसी रूल को फॉलो नहीं किया है तो जांच पड़ताल का अधिकार उसके पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फंड खुद का होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज निर्धारित होनी चाहिए कि जब भी चुनाव करवाए जाते हैं ना, तो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, स्टेट से और सेंटर से एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि ये इलेक्शन फंड है। जब इलेक्शन होता है तो बजट पारित किया जाता है, उसमें एक इलेक्शन फंड नाम से मनी डाली जाती है प्रत्येक राज्य में। तो वो इलेक्शन फंड पे ही डिपेंड होता है इलेक्शन कमीशन कि उसे कितने बड़े स्टेट में इलेक्शन कराने हैं, कितने एम्प्लॉयज उसे चाहिए, एम्प्लॉयज को जो पेमेंट वगैरह करनी है, ईवीएम का प्रबंध करना है, सिक्योरिटी का प्रबंध करना है, तो उसे जितना फंड मिलता है उसी चीज पे सारे डिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंसी इलेक्शन कमीशन के पास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंसी होगी तो वो ना स्टेट ना सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ मुंह नहीं ताकेगा। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि चुनाव आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता है। पुनर्गठन का मतलब है इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो चीफ है चाहे अदर इलेक्शन कमीशन है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट ना की जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी जब अपॉइंटमेंट करता है तो वो प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल से परामर्श करता है और उससे परामर्श करेगा तो वो अपने हितैषियों को बनाएंगे हमेशा इलेक्शन कमिश्नर। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का प्रोविजन भी यूपीएससी सर्विसेज या आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स जो लगाए जाते हैं ना, उनकी तरह ही होना चाहिए। और इनके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होने चाहिए? एक तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, दूसरा ऑपोजिट पार्टी का मेंबर होना चाहिए और तीसरा उस कमेटी का मेंबर होना चाहिए चीफ जस्टिस।
इनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया जाना चाहिए। और दूसरी सबसे चीज समाहित कि जब हमने आर्टिकल 324 के पार्ट्स पढ़े थे कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो उसमें इनकी योग्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हालांकि इनको पद से कैसे हटाया जाए वो महाभियोग प्रावधान भी वर्णित है, लेकिन योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं है कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जो किसी उच्च पद पर होता है, या फिर जो व्यवहारिक ज्ञान रखता है, या फिर सरकार का हितैषी व्यक्ति होता है। तो योग्यताओं का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, तो योग्यताओं को निर्धारित करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जुडिशरी सिस्टम में जजेस को अपॉइंट करते हैं या किसी भी हायर लेवल के आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, तो योग्यताएं निर्धारित है ना, लेकिन इनकी योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है। तो ये दोनों काम, इनके गठन का प्रोसेस भी चेंज करने की जरूरत है और योग्यताएं भी निर्धारित करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है टू स्टार्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या है कि इस सिस्टम को कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि अब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, अगर ये प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इस प्रोसेस में कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे एकल संक्रमणीय भी आती है, सूची प्रणाली भी आती है, कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग की कोई भी वोट व्यर्थ नहीं जाता है इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है उसमें जैसे 100 वोट डली है, 51 वोट जिसको मिली है वो जीत गया, बाकी की 49 वोट बेकार गई। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड फॉर द वोटर्स, और ये इम्प्लीमेंटेशन की जा चुकी है कि 1993 में वोट डालने के लिए जो आई कार्ड या वोटर कार्ड जो बनता था वो एक तरह से पहचान पत्र या उसमें फोटो होनी जरूरी थी या पूरी डिटेल्स उसमें मेंशन थी। ये प्रावधान किया जा चुका है 1993 में, कि 1993 में ये निर्णय लिया गया था कि सभी चुनावों के लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि अपना राशन, पहले क्या होता था जब फर्स्ट है कि 1993 से पहले मोस्टली जो ट्राइबल एरिया या फिर रूरल एरिया में जो वोटिंग होती थी ना, सब अपना राशन कार्ड लेके जाते थे और वोट डाल के आ जाते थे। अब राशन कार्ड में तो सिर्फ नाम होता था, पुराने राशन कार्ड होते थे, उसके बाद अगर फोटो भी लगी होती थी तो बहुत पुरानी होती थी, तो अलग से वोटर कार्ड बनने लगे। वोटर कार्ड में व्यक्ति की सारी डिटेल्स इंक्लूड होती। नेक्स्ट है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, should not be misuse of the official machinery। और ये निर्णय लिया गया था 1968 में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था घासी बनाम दल सिंह के नाम से, और ये दोनों प्रत्याशी थे एक स्टेट में विधानसभा सदस्यता के लिए, इन्होंने नामांकन दर्ज कराया था, और दल सिंह जो था वो रूलिंग पार्टी का मेंबर था, और उसने अब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद लोगों को, जैसे किसी गांव में सड़क नहीं बनी हुई हो, वहां बिजली ना हो, उसके पास बजट था, उसने वहां पानी, बिजली, सड़क का प्रबंध करवाया था। तब ये डिसीजन लिया गया था कि आचार संहिता लगने के बाद जिसकी सरकार होती है वो मंत्री कोई भी सार्वजनिक हित का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे सरकारी खर्चे से वो काम करवाया जाता है और सरकारी खर्चे का दुरुपयोग माना जाता है। नेक्स्ट है चुनाव में व्यय के बारे में सुझाव, सजेशंस अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शन में खर्च कितना किया जाए, और ये इम्प्लीमेंटेशन भी की जा चुकी है इंडिया में, कि इंडिया में 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें पहले बहुत कम थी। पहले जो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए जितने सफिशिएंट माना था वो बहुत कम थे रुपए, लेकिन उसके बाद 2014 में क्योंकि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी या ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा था, ज्यादा सुविधाएं, मास मीडिया का ज्यादा प्रभाव होने लग गया था, तो 2014 में अमेंडमेंट करके ये राशि बढ़ा दी गई है। अब दो कैटेगरियां डिवाइड की गई हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो, बिग और स्मॉल। कि लोकसभा के इलेक्शन में अगर किसी बड़े स्टेट में लोकसभा का इलेक्शन है तो कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति 70 लाख रुपीस की 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन अगर किसी छोटे स्टेट में लोकसभा का इलेक्शन है तो 54 लाख, सिर्फ 54 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इसी तरह से विधानसभा के इलेक्शन में अगर किसी बड़े स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन है तो 28 लाख, छोटे में है तो 20 लाख निर्धारित। और इसी खर्च के लिए
जैसे कुछ प्रावधान नीचे दिए गए, सुझाव दिए गए हैं कि चुनाव में किए गए खर्च को उम्मीदवार को एक सीमा निर्धारित करना, और ये सारे प्रोविजंस लागू हो चुके हैं अब, कि ये सारे सुधार किए जा चुके हैं, इलेक्ट्रोल सिस्टम में सारे के सारे सुधार हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है, और इसमें सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज दी गई ना, पार्टियों को चंदा मात्र चेक द्वारा दिया जाना चाहिए। ये अमेंडमेंट भी हो चुका है कि अब शायद 2 या 3 हजार रुपए से ज्यादा कोई भी पार्टी कैश डोनेशन नहीं ले सकती है, उसे डिजिटल ट्रांसफर मेथड के थ्रू या चेक के थ्रू ही वो किसी भी, जैसे व्यापारियों वगैरह से डोनेशन लेके शो कर देते हैं ना कि हमारे पास पार्टी फंड का इतना पैसा है, हमें डोनेशन से मिला है, तो डोनेशन से मिलेगा तो साफ पता चलेगा। अगर ई बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन अगर वो डोनेशन आएगा तो जो व्यक्ति डालेगा उसकी भी जानकारी होगी, जो चेक देगा उसकी भी सारी डिटेल्स होंगी, और कैश नहीं ले सकते बिल्कुल, क्योंकि कैश की तो कोई जानकारी ही नहीं होती, किसने दिया, किसको दिया, कब दिया। नेक्स्ट है चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, ये प्रोसेस नहीं हुआ है, और इसकी पहल की थी 1974 में जेपी नारायण ने आंदोलन शुरू किया था इंदिरा गांधी कांग्रेस के अगेंस्ट 1974 में, और इसी आंदोलन को एक तरह से दबाने के लिए ही, क्योंकि आंदोलन बहुत उग्र हो गया था, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और इसमें डिमांड की गई थी कि जो भ्रष्ट विधायक हैं उनको उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुलाने का जनता के पास अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये प्रोविजन अब तक लागू नहीं हो पाया है, और ये सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है चुनाव याचिकाओं के बारे में सुझाव, कि चुनाव याचिकाएं, इलेक्शन से संबंधित जो पिटीशंस दायर की जाती है ना, दर्ज, जैसे कि कोई मेंबर हारा है लेकिन उसे लग रहा है कि मैं नहीं हार सकता, तो वो हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर करवाता है, उसके अगेंस्ट की वोटिंग में हेरफेर की गई है, इसने जाली वोट डलवाए हैं, या वोट काउंटिंग में हेरफेर की गई है, तो उसका जल्दी डिसीजन आना चाहिए चुनाव याचिकाओं का। नेक्स्ट है निर्दलीय उम्मीदवारों पर रोक, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार वो उम्मीदवार होते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिन्होंने एक मजाक बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे खड़े होते हैं क्योंकि जब जिनके पास पैसा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाता या उम्मीदवार बना के खड़ा नहीं किया जाता, उनके पास पैसा है तो उन्हें इस चीज का डर नहीं होता कि अगर वोट नहीं भी मिले तो जमानत जब्त होगी, क्योंकि पैसा उनके पास सफिशिएंट है। और इसीलिए 1996 में एक अमेंडमेंट किया गया था, जमानत याचिका बढ़ाई गई थी, लेकिन ये जमानत याचिका भी जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए बहुत कम है, जैसे लोकसभा के लिए 25,000 कर दी थी, विधानसभा के लिए 10,000 रुपए कर दी थी, और इसमें भी जमानत याचिका में जो SC STs के जो उम्मीदवार होते हैं वो लोकसभा के 25 का हाफ जो होता है उतनी होती है, और विधानसभा में भी 10 का हाफ 5,000 होती है जमानत राशि, तो जिसके पास पैसा है उसको 5,000 रुपए जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये जमानत याचिका और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, उसके लिए नॉमिनीज की संख्या भी ज्यादा कर रखी है, कि पॉलिटिकल पार्टी के अधीन अगर कोई नॉमिनीज आता है तो उसको सिर्फ एक अपना वो प्रत्याशी वो चाहिए जिसके दर्ज पे वो नॉमिनीज अपना घोषित करके उसको इलेक्शन के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है, लेकिन इनके लिए 3 का प्रावधान। नेक्स्ट आता है अपराधियों को चुनाव लड़ने का अधिकार, की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जन प्रतिनिधित्व पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 में इम्प्लीमेंट किया गया था, उसमें क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक अगर सजा मिली हुई है तो वो अयोग्य है चुनाव लड़ने के लिए, और जेल से रिहा होने के भी 6 साल बाद तक वो अयोग्य है। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट और करने की आवश्यकता है, जैसे कि जिनको सजा नहीं मिली है, जिनके मामले लंबित है, कि जिनको अब तक सजा नहीं सुनाई गई है लेकिन कोई ना कोई क्रिमिनल केस उन पर चल रहा है, तो उनको भी बैन किया जाना चाहिए चुनाव लड़ने से। नेक्स्ट आता है प्रत्याशियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा भी निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब मिनिमम निर्धारित कर रखी है तो मैक्सिमम भी निर्धारित होनी चाहिए। जैसे अमेरिकी संविधान में क्या है, कोई भी राष्ट्रपति 10 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता, तो वहां राष्ट्रपति रहता है 4 साल के लिए, तो मैं भी कोई 2 साल के लिए किसी के कम कार्यकाल में रहा हो या किसी का
सब रिप्रेजेंटेटिव रह सकता है, तो 2 ही कार्यकाल वहां मैक्सिमम राष्ट्रपति होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वर्बल प्रोविजन से है ये प्रावधान, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद रहे थे कि वो 2 टर्म में राष्ट्रपति रहे थे 10 साल तक, लेकिन ऐसा कोई लिखित प्रावधान या कोई आयु की पाबंदी या समय सीमा नहीं है कि कितने ईयर्स तक सांसद रहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना, और एक साथ कराने से क्या होगा, एक तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जैसे स्टेट अलग अलग इलेक्शन या फिर बहुत सारे चरणों में इलेक्शन, इसीलिए कि जो इनके प्रभुत्वशाली जो नेता होते हैं कि वो हम एक टाइम में सब जगह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अलग अलग इलेक्शन होंगे तो अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। और लेकिन अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ इलेक्शन होंगे तो पैसा भी इलेक्शन कमीशन का कम खर्च होगा, कि एक व्यक्ति जब सांसद के लिए वोट डालेगा वो तभी एमपी और एमएलए दोनों का वोट एक ही बारी में डाल देगा, तो बार बार इलेक्शन कमीशन को कर्मचारियों की नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, बूथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ईवीएम की, कि एक ही चीज में दोनों काम हो जाए। और ये प्रोविजन 1967 तक चलता था, उसके बाद नहीं चल रहा। और लास्ट आता है अदर एफर्ट्स। ये अदर एफर्ट्स मैं आपको बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगी बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि अदर एफर्ट्स में बहुत सारे कमीशंस हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा भी या फिर रीजनल पार्टीज के द्वारा भी या इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी अपॉइंट किए गए थे इलेक्ट्रोल सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने के लिए। ये मैं कल की क्लास में कराऊंगी, लेकिन कल की क्लास में भी पहले मैं करवाऊंगी गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, कि गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं इलेक्ट्रोल सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने के लिए, कि सरकार ने हमारी चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। उसके बाद अदर एफर्ट्स कराऊंगी, क्योंकि अदर एफर्ट्स में सारे कमीशंस या फिर इलेक्ट्रोल कमीशन ने जितने भी अब तक कमीशन अपॉइंट करके अमेंडमेंट की बात की है वो सारे डिस्कस से ब्रीफली डिटेल से करना। तो आज सिर्फ हम यही तक करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रोल सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हैं और उन इलेक्ट्रोल सिस्टम के वीकनेसेस को लेकर क्या क्या अब तक रिफॉर्म्स की गई